नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असिस्टेंट टीचर 2023 के पेपर का गणित का पूरे 30 क्वेश्चन का सॉल्व देखने वाले हैं। साथियों, पूरे ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध हैं। केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर है। साथियों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक केले का वर्तमान मूल्य जान लेते हैं, फिर जो है इसके जो प्रति दर्जन वर्तमान दर है उसे जानेंगे। तो एक केले का वर्तमान मूल्य के लिए हम एक फार्मूला अपनाएंगे, इसे याद रखिएगा। एक केले का वर्तमान मूल्य बराबर जो है लिखेंगे मूल्य गुणा वृद्धि प्रतिशत। यदि यहाँ कमी प्रतिशत भी दिया रहता तो कमी प्रतिशत डाल सकते थे, जो कि यहाँ पास तो आप देख सकते हैं वृद्धि 30% की वृद्धि दिया है और केले की मात्रा दिया है 3 केले। तो यहाँ पास अगर हम बनाएंगे तो यहाँ बटे में लिखेंगे मात्रा गुणा 100। इसे सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला अपनाएंगे। मूल्य दिया है यहाँ पर 7.80 और वही वृद्धि प्रतिशत दिया है 30% और मात्रा है 3 केले और यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे फार्मूला के हिसाब से। लेकिन हमें यहाँ पर जानना है 1 दर्जन केले का मूल्य प्रति दर्जन वर्तमान दर। तो इसके लिए क्या करिएगा, अब 1 केले के जगह में अब हम 12 केले का निकालेंगे। 1 दर्जन बोला गया है इसलिए 12 केले का वर्तमान मूल्य। तो इसके लिए इस फार्मूला में क्या कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7.80 इंटू 30/3 इंटू 100 और ये हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे साथियों, देख सकते हैं इसका चाहो तो आप इसका पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास जो है जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है नीचे वाली संख्या में हम 2 जीरो बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पॉइंट हटा दिए, 7.80 है वहाँ से, तो उसके बदले हम नीचे की संख्या में 2 जीरो डाल सकते हैं, कोई भी संख्या में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ 3 है तो 3 के साथ 2 जीरो डाल सकते हैं और यहाँ 100 ऑलरेडी है, यहाँ 12 भी है। अब इसे आप कटाएंगे तो जैसे कि ये दोनों जीरो और यहाँ से दोनों जीरो कट जाएगा, ये 3 एकम 3 और इसी प्रकार और भी आप कटाएंगे तो आपको मिलेगा। वैसे तो यहाँ गुणा करेंगे 12 से 78 में गुणा करके देखिएगा 936 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। 78 में 12 का गुणा करेंगे, 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 सत्ते 84 और 9 84 और 9 हो जाएगा 93 और वही नीचे का 100 का भाग देंगे साथियों। अगर भाग नहीं देना है तो आप नीचे में देख सकते हैं कितने जीरो है, 100 के साथ 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये रहा 12 केले का वर्तमान मूल्य, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं साथियों। यहाँ दिया है 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.0072 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 0.0004। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसका दशमलव बाहर करेंगे। तो दशमलव बाहर करने के लिए सबसे पहले तो इसको जमा के लिख देते हैं। 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.0072 और नीचे हमें लिखना है, जैसे कि यहाँ आपको डिवाइडेड दिख रहा है तो इसके बदले हम बटे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे 0.12 इंटू 0.0004। अब इसके हम दशमलव के बाद की संख्याओं को काउंट करेंगे। जैसे कि इसमें है दशमलव के बाद 3, इसमें है दशमलव के बाद 2, इसमें है दशमलव के बाद 4। इन सभी को मिला के देखा जाए तो 9 हो रहा है। और इसमें नीचे में देखा जाए तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 है, यहाँ 4 है और टोटल देखा जाए तो 6 है। अब इसके हम दशमलव बाहर करके लिखेंगे। जैसा कि ऊपर में 0.008 है, अब दशमलव बाहर करके लिखेंगे तो हम सिर्फ 8 लिख देंगे। यहाँ पर 0.01 को 1 बस और यहाँ 72 और इसके साथ गुणा कर देंगे 10 की पावर 9 चूँकि साथियों जब भी हम दशमलव बाहर करते हैं तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने नीचे में जीरो या उतनी, जैसे कि 2 जीरो है तो 100 का 100 नीचे में लिखते हैं, 3 जीरो है तो 1000, 4 जीरो है तो 10,000। तो इस प्रकार जो है इसमें टोटल 9 जो है 9 जीरो वाला संख्याएं
आपको डालना पड़ेगा, उसके बदले आप 10 की पावर माइनस 9 उसके साथ गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार नीचे में भी 12 गुणा 4 और इसके साथ लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि नीचे में 6 अंक है दशमलव के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो गुणा में आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो जो कट रहा है उसको कटा देना है। जैसे कि 12 एकम 12, 12 छक्के होता है 72, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी हो जाएगा 8। अब जो है ऊपर में बचा 2 गुणा 6 अर्थात 12 आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 10 की पावर माइनस 9 और 10 की पावर माइनस 6 हैं। तो आप जानते होंगे जब भाग में आधार समान होता है तो घात में घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पर यहाँ पर -6 ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा, देख सकते हैं 10 की पावर -9 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +6, और बचेगा यहाँ -9 + 6 क्या होता है 10 की पावर -3। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 की पावर -3, जिसे हम लिख सकते हैं साथियों 12, और नीचे में जो है 10 की पावर -3 नीचे जाएगा तो आपको 1000 के रूप में नीचे जाएगा 3 जीरो वाला। अब हम इसमें जब 12 में 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक, जैसे 3 जीरो है 1 2 3, तो 3 अंक के बाद इसका दशमलव लगा देंगे, जैसे कि 2 1 और 1 0, ये 0.12 आएगा इसका उत्तर, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं दशमलव जो है 012। हालांकि दशमलव के पहले इसमें 0 लगा सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, तो वो 20 किलोमीटर अधिक चलता है। तो इसके बीच जो है अंतर देखा जाए, इसके बीच अंतर होगा 4 किलोमीटर का। जब वह व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चलता है के रफ्तार से, चाल से अधिक चलता है, तो उसे 20 किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है। तो यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए जाने तो यह हो जाएगा 4 पंचे 20, अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतर में वह 5 किलोमीटर अधिक चलता है। और हमें तो यहाँ पर जानना है वास्तविक जो है दूरी को जानना है, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर जो है वो वास्तविक चाल है पहले का। तो हमें जानना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके लिए हम 5 गुणा क्या कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आंसर। प्रश्न है साथियों, वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे 2/5 गुणा 15/21 गुणा 7/10 गुणा 3/8 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो भिन्न में गुणा दिया है उसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 गुणा 15/21 गुणा 7/10 गुणा 3/8, इसे कटा देते हैं। कटाने पर हमें मिलेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ पास 7 एकम 7, 7 तिया 21, और ये 3 और ये ऊपर का 3 कट जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ से और भी कटेगा, 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8। अब ऊपर हमें सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है, नीचे में 10 गुणा 4 अर्थात 10 चौक 40। अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या जोड़ा जाए, यहाँ जो भिन्न दिया है गुणा के रूप में, इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो हम मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ा जाए, तो हम लिखेंगे यहाँ 3/40 में x जोड़ा जाए, जो कि पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाए। पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर जानेंगे तो 1 की ओर पक्षांतर कर देंगे 3/40 को, तो वो माइनस में चला जाएगा। अब आप सभी जानते होंगे कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 40 एकम 40, और ऊपर हम 3 घटा देंगे और नीचे हर का लिख देंगे। तो 40 में 3 घटाने पर हमें मिलता है 37/40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपका, ऑप्शन सी, यही इसका उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि x, x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत होगा। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, सभी में एक निश्चित अंतर वाला है, समान अंतर वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे कि समान अंतर वाले में जैसे आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11 ये समान अंतर वाला है। तो समान अंतर वाले में जो बीच का संख्या होता है वही उसका औसत होता है। याद रखिएगा, इन सभी में 2-2 का गैप है। यदि ऐसे समान अंतर वाले संख्याओं का औसत पूछा जाता है और वह विषम संख्या में हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो उसके बीच वाला जो नंबर रहता है वही उसका औसत होता है। तो उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं, इसमें 2-2 का अंतर दिख रहा है, x, x+2, x+4, x+6 और x+8। तो इसमें भी हम देखें तो इसका बीच वाला कौन सा है, x+4। तो x+4 में आपका यही इस पांचों संख्या का औसत हो जाएगा x+4। तो x+4 में हम क्या करेंगे, इसका जो औसत दिया है 11, इसके द्वारा हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर ये हो जाएगा 11/11-4, अर्थात ये मिलेगा हमें 7। अब इसके बाद पूछा जा रहा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत पूछा जा रहा है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों अर्थात x+4, x+6 और x+8, इसमें भी तीनों में यह जो है समान अंतर होगा, तो इसका बीच वाला उसका औसत होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x+6 की वैल्यू निकाल लेंगे। x का मान जो है 7 है, तो 7 × 6 अर्थात 7 और 6 हो जाएगा 13। तो 13 इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है साथियों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात पूछा जा रहा है। इसके लिए आप क्या करिएगा, इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसमें जो है ओवरऑल जो औसत दिया है पूरे लड़के लड़कियों का औसत जो है 15.8 है, याद रखिएगा। और यहाँ लड़कों की औसत दिया है, लड़के बॉयज़ बी से डिनोट कर रहे हैं 16.4। वही लड़कियों की औसत गर्ल्स डिनोट कर रहे हैं, इसका जो है 15.4। अब जो है इसमें अंतर 16.8 और 15.8 में 16.4 और 15.8 में अंतर देखें तो हमें मिलेगा 0.6। तो आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, तिरछा चलना है। ये लड़के का जो है दोनों में डिफरेंस अंतर निकालेंगे, घटाएंगे तो 0.6 निकलेगा। वही गर्ल्स और टोटल में जो है अंतर निकालेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो 0.4 निकलेगा, 0.4। अगर सेम अंक के बाद दशमलव है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 और इसको लिख सकते हैं 6। अब ये दोनों का अनुपात हो रहा है 4:6 और इसे हम यदि कटा दें 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 तो मिलेगा हमें 2:3। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पास। तो साथियों सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आयतन के अनुपात को निकालेंगे। तो आयतन के अनुपात V1/V2 जो कि दिया है 8/125 और आयतन का फार्मूला आप जानते होंगे, वॉल्यूम 1 को अर्थात आयतन 1 को A1 से डिनोट कर देते हैं जो कि A³ होता है और A2³ लिख देते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, जो है 8/25 को लिखा जा सकता है 2/5 का क्यूब और यहाँ पास हो जाएगा A1/A2 का क्यूब। ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा A1 अर्थात भुजा क्यूब का घन का पहले वाले घन का भुजा जो है मिलेगा 2 और दूसरे वाले घन का भुजा मिलेगा 5। चूँकि हमें क्षेत्रफल का अनुपात जानना है तो क्षेत्रफल के लिए आप सभी जानते होंगे घन का क्षेत्रफल होता है A², तो A1² जानेंगे और A2² जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, अर्थात 4/25 या इसी को लिख सकते हैं 4:25, जो कि इसका उत्तर जो दिख रहा है आपको ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथियों, इस प्रकार के प्रतिशत वाले में यदि वर्ग की बात करें, वर्ग वाला प्रश्न आता है तो आपको जो है 2 बार इसका फार्मूला है, याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। x% की यदि x% की वृद्धि हो रही है, देख सकते हैं यहाँ, यदि x% की वृद्धि हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा x प्लस x इंटू x अपान 100। यदि मान लो उसके वर्ग की भुजा में एक तरफ x और एक तरफ y होता तो x के जगह में y रखना पड़ता। तो यहाँ पास तो सिर्फ 25% की वृद्धि बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 25 धन 25 लिख देंगे और यहाँ 25 गुणा 25 लिख देंगे और बटे 100। अब जब इसे बनाएंगे तो ये 25 धन 25 हो जाएगा 50 और 25 सम हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपका 100। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 625 बटे 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 6.25 मिलेगा और जब हम 50 में 6.5 को जोड़ेंगे तो 56.25 मिलेगा। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसके लिए इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये 3 पुरुष भी जो है 43 दिन में कर रहे हैं, देख सकते हैं, और जो है 5 महिलाएं भी, क्योंकि या वहाँ पर बीच में है, महिलाएं भी जो है 43 दिन में ही कर रहे हैं। अब अर्थात हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि दोनों जब बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पुरुष बराबर 5 महिलाएं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास अगर हम पुरुष की तरफ महिला को ले आएंगे तो यह 5/3 कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब हमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें या तो 3 पुरुष के साथ 43 गुणा करिए या 5 महिला के साथ 43 गुणा करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है सही बात है क्योंकि दोनों बराबर हैं। देख सकते हैं 3 पुरुष गुणा आप जो है 43 करिए या 5 महिला गुणा 43 करिए, इसी के आधार पर ये बनेगा। अब इसका फार्मूला जब हम अपनाएंगे तो किसी एक को करके बना सकते हैं आप, जो जानना रहेगा उसको नीचे में करेंगे। याद रखिएगा 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर जो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसे जानने के लिए हम इन दोनों में से एक को ऊपर में करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, या तो 3 पुरुष गुणा 43 करिए और नीचे कर दीजिए जो जानना है 5 पुरुष धन 6 महिलाएं। अब ये देख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 पुरुष गुणा 43, तो पुरुष का जो है देख सकते हैं 5 है और महिला का रेशियो में 3 है। बस पुरुष के जगह में 5 रखना है, महिला के जगह में 3 रखना है। तो इसे सॉल्व करने के टाइम हम कर देंगे 3 गुणा 5, पुरुष के जगह में हम 5 कर दिए गुणा 43, और वही 5 और पुरुष है तो 5 करके हम पुरुष की जगह में हम फिर से 5 कर देंगे और महिला के जगह में कर देंगे 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 पंचे 15 और 15 और ये हो जाएगा 43। अभी हम इसको पूरा गुणा नहीं करते, और ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा यहाँ पास प्लस है तो 6 तिया 18, और दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमें मिलेगा 43। 25 धन 18 को जोड़ेंगे तो 43 ही मिलेगा, तो ये कट जाएगा, तो हमें लास्ट में 15 ही मिलेगा। अर्थात 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर यहाँ पास देख सकते हैं 15 दिन में जो है वो काम को कंप्लीट करेंगे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एक समूह में कुछ गायें और कौवें हैं तथा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या ज्ञात कीजिए।
इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा। माना सबसे पहले हम मान लेंगे कि गाय को मान लेना, x, गायों की संख्या को, और कौवे की संख्या को मान लेना y। चूंकि अब हम यहाँ देखेंगे कुल पैरों की संख्या, तो कुल पैरों की संख्या में आपको पता होगा, देखेंगे दोनों मिलाकर, तो गायों की पैरों की संख्या होती है 4, इसलिए हम x के साथ 4 गुणा कर देंगे, और वही कौवा जो कि y है, y के साथ कर देंगे 2 का गुणा। चूँकि सिर की बात करेंगे, सिर की संख्या टोटल, सिर की संख्या दोनों का बराबर रहता है, तो इसको लिख देंगे x + y। अब प्रश्नानुसार काम करेंगे, तो प्रश्नानुसार ये बोला जा रहा है कि उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है। तो प्रश्नानुसार काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पैरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक। तो पैरों की संख्या तो आप जानते हैं, यहाँ पास लिखें 4x + 2y, तो यहाँ लिख देंगे 4x + 2y, और यहाँ सिरों की संख्या आप जानते हैं x + y है, इसमें 14 जोड़ देंगे प्रश्नानुसार। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4x + 2y, तो यह अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x + 2y, और मिलेगा यह 14। और जब हम इधर 2y को इधर लाएंगे तो दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, 4x - 2x हो जाएगा, 2x इधर आने पर, पक्षांतर होने पर, और हमें मिलेगा ये 4x में 2x घटाएंगे तो 2x = 14। अब 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अर्थात x की वैल्यू हमें मिल जाएगा 7, जो कि x हम किसको माने हैं, गाय को। तो गाय की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ देख सकते हैं गायों की संख्या कितना निकला है, x = 7, तो ये मिलेगा हमें ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य कब पूर्ण होगा, पूछा जा रहा है। साथियों इसको समझिएगा, ए अकेला 16 दिन में, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, अर्थात बी का कार्य क्षमता ए से ज़्यादा है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के अंतराल में कार्य शुरू करें। जैसे कि ए पहले दिन कार्य कर रहा है तो बी नहीं करेगा उस दिन, बी दूसरे दिन कार्य करेगा, और ए दूसरा दिन नहीं करेगा। अर्थात इस प्रकार वो जब साथ में करते जाएगा लेकिन एक दूसरे के अंतराल में, तब वह कितने दिन में कार्य पूर्ण होगा। अब हम इसको समझने के लिए आइए इसे पूरा सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो हम जैसा सॉल्व करते हैं समय व मजदूरी वाला, तो ए का जो है ए 16 दिन में कर सकता है उसी काम को, बी 12 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 48 होगा, यह टोटल कार्य होगा, समझिएगा। और ए का कार्य क्षमता की बात करेंगे तो 16 का भाग देंगे 48 में तो 3 आएगा। 3 जो है ए का कार्य क्षमता होगा, अर्थात जो है एक दिन में ए के द्वारा 3 कार्य करने की क्षमता है। वही बी का जो है देखा जाए तो 4 कार्य करने की क्षमता है, अर्थात कार्य क्षमता किनका ज़्यादा हुआ, बी का। अब दोनों मिल के जब काम करेंगे तो जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। अर्थात शुरुआती 2 दिनों की बात करें दोनों जने का, तो 2 दिनों में जो कार्य होगा, 2 दिन का कार्य होगा, वो होगा टोटल 7 यूनिट कार्य, 7 कार्य होगा, समझिएगा इसको। चूँकि ए जो है 3 कार्य क्षमता एक दिन में करेगा और दूसरा दिन बी जो है 4, तो दोनों मिलाकर 7 कार्य होगा। वही अगर हम बात करें कि 12 दिन की बात करें तो 12 दिन में कितने कार्य होगा, 12 दिन में होगा, जबकि 2 दिन में 7 हो रहा है तो 12 दिन में 6 का गुणा 7 से कर देंगे 12 दिन का कार्य निकालने पर, तो ये हो जाएगा 7 × 6 अर्थात 42 कार्य होगा इस प्रकार, जबकि हमारे पास टोटल 48 कार्य हैं। अब हम क्या करेंगे, बचा हुआ काम जब 13वां दिन की बात होगी, 13वां दिन फिर से ए करने आएगा, तो 13वां दिन अर्थात ए का कार्य, तो ए का कार्य कितना होगा, फिर वो 3 कार्य करेगा, 3 कार्य,
अर्थात ये दोनों मिलकर कितना हुआ 42 और 3 45 कार्य हुआ। इसको समझिएगा 45 कार्य। अब जो बचा हुआ 14वां दिन अर्थात कितना बचा होगा, तो उसके लिए जो बचा हुआ कार्य जो है पूरे दिन तो नहीं लगेगा, इसलिए जो बचा कार्य अब कितना बचा है 45 के बाद 3 कार्य बचा है, क्योंकि 45 और 3 48 होता है, जबकि कार्य क्षमता बी का 4 है, तो एक दिन तो पूरा नहीं लगना चाहिए, एक दिन से कम समय लगेगा। इसलिए तब हम यहाँ पास लिखेंगे कि 14वां दिन का बचा कार्य या बचा काम होगा कितने समय में होगा, तो वो होगा, चूँकि वो 3 कार्य बचा है और कार्य करने की क्षमता कितना है बी का 4, इसलिए 3/4 दिन ये होगा। अब हम टोटल जब बात करेंगे तब कुल समय की बात करेंगे तो 12 दिन ये यहाँ तक देख सकते हैं, ये 12 दिन, फिर 13वां दिन किसका, 13वां दिन भी एक दिन गिनती आएगा, एक ए का, फिर जो बी का 14वां दिन का कार्य होगा वो 3/4 है, अर्थात 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 और ये हो जाएगा 13 सही 3/4। इतने दिन का काम होगा, इतने दिन में वह काम पूर्ण होगा, अर्थात ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि दो संख्याओं का योग 55 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है। सबसे पहले यहाँ दिया है उसको बात कर लेते हैं कि दिया क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ दिया है HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक दिया है यहाँ पास जो है 5, और वही LCM दिया है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये दिया है 120 जिसे महत्तम समापवर्ती कहते हैं, और दोनों का योग मान लेते हैं, माना वह दो संख्याएं x व y हैं। तब x प्लस y बराबर, प्रश्नानुसार हम बात कर रहे हैं 55 है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है बोला जा रहा है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1। हम जानते हैं कि जो इसका सूत्र होता है, हम जानते हैं जब इस प्रकार दिया रहता है तो इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बराबर होता है HCF इंटू LCM। इसे आप सभी जानते भी होंगे। पहली संख्या कितनी है हमारी x और दूसरी संख्या y जो कि माने हैं, जबकि HCF कितना है 5 और LCM है 120, अर्थात हम इसको जब XY के रूप में लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा 600। अब हम चूंकि सेकेंड प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, इसका व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, व्युत्क्रम का योग, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है, अर्थात एक x का व्युत्क्रम होगा उल्टा 1/x और y का होगा 1/y, और इसे जानने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस x जो कि तिर्यक गुणा की भांति ये गुणा होता है पहले, फिर हर में हर का भी गुणा होता है, तो ये मिलेगा। और यदि हम इसको उलट दें जो कि जोड़ने में क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई अपान एक्स वाई लिख सकते हैं, जो कि x प्लस वाई का मान समीकरण 1 से 55 है और एक्स वाई का मान समीकरण यहाँ 2 से 600 है। जब हम इसे कटा देंगे, जैसे कि ये कितने से कटेगा आप देख सकते हैं, 5 से कटा सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 5 एकम हो जाएगा, और 5 दूनी 10, ये 5 शून्य 0, अर्थात 11/120, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये है बार वाला क्वेश्चन, देख सकते हैं 0.09 का बार इंटू 7.3 का बार,
इसे हमें सॉल्व करना है। आप सभी जानते होंगे ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को इस प्रकार लिखते हैं 0.09 बार और इनटू इसको ब्रैकेट में रख देते हैं 7.3 का बार। अब इसमें आप सभी जानते होंगे यदि हमें बार हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका शॉर्ट तरीका है बार हटाने के लिए जितने संख्या में बार लगा रहता है उतने नीचे में 9 डालते हैं। जैसे कि यहाँ पास 2 संख्या में बार है 0 और 9 में, तो इसके नीचे हम 99 कर देंगे और 0-9 को यहाँ दशमलव हट जाएगा और वो 9 बस कहलाएगा। इसी प्रकार 7.3 बार में इसका बनाने का एक तरीका है। इसमें तो एक संख्या में ही बार लगा है तो उसके बदले आप 9 लिख सकते हैं। और यहाँ पास जो देख सकते हैं इसको जब हम हटा के लिखेंगे तो ये 73 लिखाएगा और इसके सामने में 7 है उसको हम इसमें घटा देते हैं, अर्थात ये इसी प्रक्रिया से इसको हटाया जाता है। और इसके बाद ये 73 में 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 66 और बटे 9। अब इसको हम कटा देंगे तो ये हमारा 9 एकम 9 9 एकम 9 और ये हमें मिलेगा 11 निया 99 और 11 छक्के 66 और फिर से ये 6/9 को कटा देंगे 2 तिया 6 ये जो है कटेगा 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 अर्थात हमें मिलेगा 2/3। और जब इसे भाग करेंगे तो यह जो है 0 बार पहले जाएगा फिर दशमलव लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा और 3 छक्के 18 फिर 2 बचेगा तो फिर 20 होगा दशमलव के कारण से। ये प्रक्रिया चलते जाएगी, अर्थात हम इसको 0.6 बार लिख सकते हैं जो कि हमारा आंसर दिख रहा है ऑप्शन ए में, ये देख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है, विक्रय मूल्य का अनुपात है। साथियों आइए इसको सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है विक्रय मूल्य की बात हो रही है, जिसे मान लेते हैं सबसे पहले CP बराबर x मान लेते हैं। और आप सभी को पता होगा कि SP सेलिंग प्राइस बराबर होता है CP और 100 प्लस, चूँकि यहाँ लाभ की बात हो रही है, ये देख सकते हैं 4% और 6% लाभ, तो यहाँ लाभ का फार्मूला लगाएंगे SP बराबर 100 प्लस जो है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ इसके अनुसार हम जब यहाँ पास जो है विक्रय मूल्य SP1 की बात होगी तो क्योंकि 4% और 6% है तो इसमें SP1 के लिए हम यहाँ फार्मूला रखेंगे तो CP के जगह में रख देंगे x और यहाँ 100 और प्लस लाभ जो है लाभ प्रतिशत है 4%, ये देख सकते हैं। और इसका बटे में 100 होता है इसलिए हम यहाँ भी बटे 100 रख देंगे। तो SP1 हमें मिला कितना 104/100 और ये x लग जाएगा। इसी प्रकार SP2 को भी निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 106x/100। चूँकि यहाँ पूछा गया है कि विक्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य का अनुपात SP1/SP2, तो ये हो जाएगा SP1 का मान है 104x/100 और वही SP2 का है 106x/100। जब इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 104x/100 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा, उलट जाता है जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो 106x नीचे, तो ये और ये कट जाएगा, x का x कटेगा। जब यहाँ पास 104/106 को कटाएंगे तो यह कट जाएगा 2 से, तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 2 तिया 6, अर्थात हमें मिलेगा 52:53। तो इस प्रकार इसे सॉल्व कर सकते हैं जो कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 10% y के 20% के बराबर हो तो x रेशियो y होगा। x अनुपात y का मान पूछा जा रहा है, तो इसे बनाने के लिए आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है, दिया है, ये देख सकते हैं x का 10% y का 20% के इक्वल है, तो हम इसको बराबर के रूप में लिख देते हैं इस प्रकार। अर्थात
यहाँ देख सकते हैं एक्स का मतलब क्या होता है गुणा, और परसेंट 10% का मतलब 10/100। इसी प्रकार y का तो y गुणा लिख देंगे 20/100। अब इसे अगर हम ये कटा देंगे तो ये 100 का 100 से ये 10 अर्थात हमें मिलेगा क्या, x × 1 बराबर y × 2। जब हम y को इधर ले आएंगे 1 को उधर ले जाएंगे तो x/y बराबर मिलेगा हमें 2/1। इस प्रकार जब हम इसको रेशियो के रूप में जानेंगे तो x/y बराबर 2:1, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया। उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें संतरों की संख्या को बराबर करना है और उसके हिसाब से जो हमारा कम ज़्यादा जो कितने रुपए का हम ज़्यादा बेच रहे हैं वो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम संतरे के हिसाब से प्रॉफिट निकाल कर जो 45 रुपये प्रॉफिट पाने के लिए हम कितने संतरे बेचना है उसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है यहाँ करते हैं, इधर संतरे लिख देते हैं संतरे और इधर उसकी कीमत लिख देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं सीपी अर्थात होता है क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, खरीदने का मूल्य। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 8 संतरे खरीद रहे हैं कितने में, 34 रुपये में। और वही एसपी देखते हैं, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच रहे हैं, 12 संतरे को जो है 57 रुपये में खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संतरों का बराबर कर देते हैं, संतरों की संख्या को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 8 व 12 का लसा होगा, एलसीएम होगा कितना होगा, 24 होगा। निकाल के देख लीजिएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। तो इसको भी 24 करने के लिए, इसको भी 24 करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, इसमें तो 3 का, इसमें का तो 2 का। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। अब इसी प्रकार जब हम इसमें 3 का गुणा किए हैं तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं, जब 34 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 102 और इसी प्रकार इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 114। अब इन दोनों की अंतर की बात करें तो कितने का अंतर हो रहा है, अर्थात खरीदने का मूल्य 102 है और जब बेचने का मूल्य 114 है तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा चूँकि एसपी माइनस सीपी होता है, आप सभी को पता है। 114 में 102 घटाएंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, देख सकते हैं 12 रुपये का लाभ हो रहा है, ये देख सकते हैं, जो कि समान संतरे में जो है 12 रुपये का लाभ हो रहा है। जब हम बात करेंगे यह 12 रुपये का लाभ हो रहा है कितने संतरे के लिए, 24 संतरे के लिए। तो 1 रुपये का लाभ कितने संतरे में होगा बताइए, तो यह 12 दूनी 24, 1 रुपये का लाभ 2 संतरे बेचने पर होगा। तो इसी प्रकार 45 रुपये का लाभ कितने संतरे बेचने पर होगा, तो 2 से गुणा कर देना है 45 का, चूँकि 1 रुपये का लाभ 2 संतरे बेचने से हो रहा है तो 45 दूनी 90 संतरे बेचने पर हमें इसमें जो प्रश्न के अनुसार दिया है 90 संतरे बेचने पर 45 रुपये का लाभ होगा। यहाँ पास ऑप्शन ए में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 6 पेन का क्रय मूल्य, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 पेन का क्रय मूल्य, तो इसको लिखेंगे 6 का सीपी बराबर है 4 का एसपी से। इसको शॉर्ट में लिखा गया है साथियों, समझिएगा। यहाँ हम जानते हैं ये अगर हम सीपी की तरफ एसपी को ले आएंगे तो ये इधर इस तरीके से आएगा और 6 जो है 4 के नीचे चला जाएगा, इसको समझिएगा। अब यहाँ चूंकि देखा जाए तो सीपी जो है 4 हो रहा है और एसपी 6, निश्चित रूप से
यहाँ कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा जा रहा है। तो लाभ कितने का होगा देख सकते हैं, लाभ बराबर होता है, आप सभी को पता है, SP माइनस CP, अर्थात 6 में 4 को घटाएंगे तो हमें 2 रुपये का लाभ मिलेगा, जो कि इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आप सभी जानते होंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे CP गुणा 100। चूँकि यहाँ लाभ 2 रुपये का हो रहा है और CP कितना है, CP है 4, ये देख सकते हैं CP 4 है और गुणा 100। तो यहाँ पास कटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देख सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 4 पंचे 20, यहाँ 2 गुणा 25 अर्थात कितना हुआ 50%। ये 50% का इसमें लाभ होगा। ऑप्शन C जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 2490 यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं दो संख्याओं का योग, तो हम वह संख्याएं x व y हैं। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 2490। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ बताया जा रहा है प्रश्न के अनुसार कि एक संख्या का अर्थात x का 6.5% जो है y का दूसरी संख्या का 8.5% के बराबर है। तो यहाँ जो है देख सकते हैं, यदि हम इसे परसेंट से परसेंट कट जाएगा और दशमलव, चूँकि सेम अंक के बाद दशमलव है तो सीधा दशमलव तो ऐसे ही कट जाएगा, और इसे कटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख सकते हैं इसे 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, और ये 5 एकम 5 और 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35, अर्थात x का 13 बचेगा और यहाँ y का 17 बचेगा। अगर हम इसे इस प्रकार रखें, एक का के जगह में तो गुणा होता है, तो x की ओर y आ जाएगा तो x बटे y, और वही 17 की ओर चला जाएगा 13, तो 17 बटे 13। इन दोनों को मिला के देखा जाए x और y को, तो ये कितने हो जाएगा, ये 30 मिलेगा हमें, जो कि हम यहाँ मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो 30 के बराबर हो जाएगा 2490। तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम कटा देंगे तो 1 0 1 0 और 3 से कटेगा तो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा 83। जबकि हमें जो है x बराबर जानेंगे तो x जो है 17 यूनिट दिखा रहा है, देख लीजिए। तो 17 गुणा जो है 83 करेंगे, और वही y में 13 यूनिट दिखा रहे हैं तो 13 गुणा 83 करेंगे। जब 17 गुणा 83 करेंगे तो ये हो जाएगा, 17 का 3 बार पढ़ेंगे तो 17 तिया 51 होता है। इस प्रकार इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपको मिलेगा 1411, और वही 13 का गुणा करेंगे 83 से तो आपको मिलेगा 1079। अब यह जो है ऑप्शन किस किस में दिख रहे हैं, सॉरी एक ही में तो दिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1411 1089 आपको मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति है। साथियों आप सभी जानते होंगे कि जब दोनों दूरी, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रथम व्यक्ति 160 किलोमीटर और जो है 160 किलोमीटर और ये 160 किलोमीटर, दोनों दूरी समान हैं, तो समान दूरी के लिए औसत चाल का जो फार्मूला है आप सभी जानते हैं कि 2 गुणा चाल 1 गुणा चाल 2 और बटे में चाल 1 प्लस चाल 2 करेंगे तो आपको इस फार्मूला में मान रखने पर आंसर निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो चाल 1 है, देख सकते हैं यहाँ पास चाल पहला है, स्पीड जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इसमें हम मान रख देंगे चाल 1 दिया है 64 और चाल 2 दिया है 80। अब इसको जोड़ देंगे, चाल 1 कितना है, चाल 1 है हमारा 64 और चाल 2 80। जब इसको गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो मिलेगा उस पर फिर कटाने फिटाने का काम होगा। ये अगर 64 और 80 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 144। अब 144 को कटाएंगे तो जैसे कि जानते हैं ये 16 चौक 64 होता है, 16 नहीं है 144 होता है। और जैसे ये कटता तो कटा देते, लेकिन ये कटने का गुंजाइश तो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 चौक 8 और 8 का गुणा 80 से करेंगे तो 8 अट्ठे 64 और ये हो जाएगा 640/9। जब इसका भाग देंगे तो 9 सत्ते 63 और 1 बचेगा तो 10 और 9 एकम 9, फिर दशमलव लगाएंगे तो फिर 10 हो जाएगा तो 9 एकम 9, फिर यह प्रक्रिया चलते जाएगी। तो इसको हम दशमलव के 2 स्थान तक लेंगे तो हमें मिलेगा 71.11 जो कि किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आंसर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी। इस प्रकार यह हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है। किसी एक ऑप्शन को उठा के बनाते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में दिख रहा है 5/9, 7/11 और 8/15 और ये हो जाएगा 11/17। सबसे पहले क्या करिएगा, सभी में अंश में 0 लगा दीजिए और 0 लगा के इसको सॉल्व करते हैं, भाग देते हैं। तो 9 का भाग देंगे 50 में, तो 9 पंचे 45, दशमलव लगाएंगे तो जो है 5 बचा है, फिर से यह 5 बार ही जाएगा, ये इस प्रकार चलते जाएगा। उसी प्रकार फिर हम 11 का 70 में भाग देंगे तो 11 छक्के 66 होता है और 4 दशमलव लगाएंगे 40 और 11 का 11 तिया 33 तो ये 6.3 होगा। फिर 7 बचेगा तो 70, 11 छक्के 66, इस प्रकार ये 2 अंक तक निकालना है हमें। 15 का जब 80 से भाग देंगे तो 15 पंचे 75, पंचे बार ही जाएगा और फिर 5 बचेगा 50, 15 तिया 45, ये फिर 5 बचेगा 15 तिया 45, इस प्रकार ये जाएगा। उसी प्रकार फिर 17 का भाग देंगे 110 में तो 17 छक्के 102 और 8 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो 80, 17 पंचे 85, 17 चौक 68, फिर बचेगा जो है 12 दशमलव लगाएंगे तो इस प्रकार ये 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, मतलब इस प्रकार मान के चले। अब इतने में आपको पता चल जाएगा कि कौन जो है इसमें बड़ा छोटा है। देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा की बात करें, सबसे बड़ा हमें निकालना है तो सबसे बड़ा हमें मिलेगा 6.47, देख सकते हैं। तो 6.74 किसका है, यह है 11/17 का। चूँकि अवरोही क्रम में सबसे बड़ी को पहले लिखा जाता है तो 11/17, फिर उसके बाद इससे छोटा है 6 जो है 36, तो यह जो है 7/11 का है। उससे छोटा जो है ये है तो 5/9 और सबसे छोटा जो दिख रहा है 5.33 जो कि 8/15 का है। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं अवरोही क्रम में, ये हमें मिलेगा ऑप्शन डी में, देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है a√2, जो कि इसमें विकर्ण की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इसके बराबर आप डाल सकते हैं, वर्ग का विकर्ण का ऑलरेडी दिया है तो ये 20 रख लीजिएगा और इधर a√2। जब इसे हम a के बराबर जानेंगे तो यह 20 की तरफ आ जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 20√2, ये देख सकते हैं। अब इसे जो है √2 नीचे ना रहे इसलिए हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण √2 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये हमें मिलेगा 20√2 ऊपर में और ये √2 का √2 से गुणा करने पर सिर्फ 2 बचता है। आप सभी जानते होंगे √2 का √2 से गुणा करेंगे तो √4 होगा और √4 का जो है 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए यहाँ पास 2 एकम 2, 2 दाहम 20, तो हमें क्या मिला 10√2, ये जो है 1 का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे,
इसका परिमाप पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते होंगे कि वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब जो है a की वैल्यू तो हम यहाँ पास निकाले हैं 10√2, तो ये हो जाएगा जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 4×40√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। ऑप्शन सी जो है ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 = 1.414 तब √2 - 1/√2 + 1 के वर्गमूल का निकटतम मान है। इसके वर्गमूल का पूछा जा रहा है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ दिया है उससे याद रखिएगा √2 का वैल्यू 1.414। तो सबसे पहले तो हम इसे हल कर लेते हैं, √2 - 1 और √2 + 1 को। जब हर का परिमेयकरण किया जाता है तो आप जानते होंगे √2 + 1 है, उसका अपोजिट √2 + 1 है, तो √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सेम हो जाएगा। तो सेम के लिए जैसा कि आप जानते हैं a - b × a - b बराबर होता है a- का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार √2 - 1 × √2 - 1 का हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये होता है आप जानते होंगे ये √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये कौन से फार्मूला का, यदि a + b × a - b होता है तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस फार्मूला से। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, ऊपर का तो हम जैसा का तैसा रहने देते हैं, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर होगा सिर्फ 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये देख सकते हैं, और ये √2 - 1 का होल स्क्वायर और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, अर्थात नीचे के 1 का महत्व नहीं। अब ये जो आगे देख रहे हैं इसको सॉल्व करने पर और इसके वर्गमूल का पूछा जा रहा है। अब जो ऊपर बचा है देख सकते हैं, ऊपर क्या बचा है, √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम वर्गमूल कर देते हैं, तो वर्गमूल करने पर ये वर्गमूल के साथ ये वर्ग भी कट जाता है, तो कुल मिला के √2 - 1 बचेगा। अब √2 का वैल्यू यहाँ पर दे चुके हैं 1.414, इसमें 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, ये 0.414। इस प्रकार ये आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मूलधन जो है यहाँ पास मूलधन मान लेते हैं 1, तो मिश्र धन यहाँ पर कोई धन दुगनी हो जाएगी बोला जा रहा है, तो मान लेते हैं यह दुगनी हो गई 2। तो ब्याज जो है आप सभी जानते होंगे, मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज मिलता है, अर्थात 2 में 1 को घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा हमें 1। और आप जानते हैं इसमें प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो R% निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब इसमें जब मान रखेंगे, ब्याज का मान कितना है 1 और 100 यहाँ पास मूलधन कितना है वो भी 1 है, और समय जो है 16 वर्ष है। तो इस प्रकार यह 100 में 1 का गुणा करेंगे और 16 का 1 में, तो कुल मिला के 100 बटे 16 ही होगा, और 16 का 100 में भाग देंगे तो 16 छक्के 96, 4 बटे 16, और ये 4 का 1 कम 4, 4 चौक 16, अर्थात 6 सही 1 बटे 4, जो कि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं। ये इस प्रकार इसका 6 सही 1 बटे 4% हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है तथा परिमाप 156 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भुजाओं का अनुपात दिया है उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके हरों का एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4 का, तो 2, 3, 4 का एलसीएम मिलेगा हमें 12। जब इसे हम 12 में बारी बारी भाग देते जाएंगे, पहले 2 का तो ये मिलेगा 2 छक्के 12, फिर 3 का भाग देंगे 12 में
तो 3 चौक 12, फिर 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12। ये जो है 6:4:3 ये भुजाओं का अनुपात मिलेगा। यदि हम इसे मान लेते हैं 6x 4x और 3x, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के भुजाओं का या त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो उनका भुजाओं का योग ही उनका परिमाप होता है। तो इसे हम 6x 4x 3x के रूप में मान लेते हैं, जिसे जोड़ने पर उसका परिमाप मिलता है 156 जो कि परिमाप दिया है। जब 6 4 10 10 3 13x इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 13x, और x बराबर जानेंगे तो 13 एकम 13 और ये हो जाएगा 2 बचेगा 13 दूनी 26। x का मान क्या मिला 12। इसमें सबसे बड़ी भुजा का मान पता करने के लिए बोला जा रहा है जो कि 6x है। तो 6x बराबर जानेंगे तो 6 गुणा 12 अर्थात 12 छक्के 72 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण होती हैं। इसे ऐसे याद रखिएगा साथियों कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो पहले 12 घंटे का याद रखिए। 12 घंटे में सुई जो है 22 बार जो है समकोण बनाती है, तो 24 घंटे में कितने बार बनाएगी 44 बार। तो इसे ऐसे ही याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है साथियों, यदि a बराबर 0.1039 है तो √4a² - 4a + 1 + 3a का मान है। साथियों मैं बताना चाहता हूँ, यह आप कितने भी कोई से भी विधि से सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये प्रश्न ही गलत दिया गया था, इसलिए इसमें जो है स्टार लगाया गया था, अर्थात इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। याद रखिएगा, यह जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा, नॉट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए देखा जाए तो यदि 55% जो है 4 साल बढ़ते जाएगा, 4 वर्ष में वह हो जाएगा 20%। इसका दर कितना हो जाएगा 20%। और वही अगर यहाँ पास देख सकते हैं 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए, ये कितना हो जाएगा 2 साल का 20, और यहाँ पास आधा वर्ष और होगा तो 5 25। तो इसके आधार पर 5% 4 वर्ष में 20%, तो हम ये लिख सकते हैं तब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब यह 100% जब होगा कोई अमाउंट, तो 100% के बाद जो 20% 4 वर्ष में ब्याज लग रहा है तो हम उसको लिख देंगे 120%। और 120% पर कितना जो है 504 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम 1% की बात करें तो ये हो जाएगा 504/120। लेकिन हमें 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए जानना है, अर्थात वो 125% हो जाएगा। तो 125% के लिए जानने के लिए हम क्या करेंगे 504/120 और गुणा कर देंगे 125 का। जब हम इसे कटाएंगे साथियों तो देख सकते हैं ये 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 चौक 20, और यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, और इसे कटाने पर हमें प्राप्त होगा, ये देख सकते हैं यहाँ हम कटाएंगे और यह 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 50 से 2 बचेगा तो 24 फिर हो जाएगा 24 एकम 24। यहाँ प्राप्त हुआ 21 गुणा 25, और 21 गुणा हम 25 का करेंगे तो 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, और 25 दूनी 50, 50 और 2 हो जाएगा 52। इस प्रकार यह 525 रुपया, अगर वह 10% वार्षिक ब्याज के लिए 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करेगा तो जो है 525 रुपया इसका वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2.5 मीटर भुजा वाले घन को
बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पास जो 2.5 मीटर 2.5 मीटर भुजा वाले घन है उसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। कोई घन का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात जो घन का पूरे 6 फेस होते हैं उसी पर संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है। आइए इसे सबसे पहले समझते हैं कि घन की भुजा कितना दिया है 2.5 मीटर। तो भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, आप सभी जानते होंगे 2.5 मीटर। और जब हम इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे घन की, तो आप सभी जानते होंगे घन में पूरे 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस में संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए इसका फार्मूला हो जाता है 6a²। जब इसमें मान रखेंगे a की वैल्यू है, आप जानते हैं यहाँ पर दिया है a की वैल्यू 2.5 मीटर और ये a का स्क्वायर से 2.5 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 होगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू ये 25 हम 625 6.25 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 37.5 मीटर स्क्वायर में मिलेगा। क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ जान रहे हैं तो 37.5 मीटर स्क्वायर ये जो है मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पास हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा, 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है। अर्थात इसमें हम क्या लिखेंगे कि 1.5 मीटर जो सतह है, 1.5 मीटर स्क्वायर जो है, इस सतह के लिए कितने पेंट की आवश्यकता है 1 kg। तो 1 मीटर की बात करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर सतह के लिए कितने की बात होगी, 1/1.5 जो है kg की ज़रूरत होगी। लेकिन हमें यहाँ पास जानना है पूरे 37.5 मीटर स्क्वायर के लिए। तो 37.5 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो इतने का 1/1.5 इंटू कितना कर देंगे 37.5 मीटर स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम अंक के बाद दशमलव है, देख सकते हैं। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 37.5/1.5 और एक अंक के बाद दोनों ऊपर नीचे दशमलव है तो दशमलव बाहर कर सकते हैं और इसे जो है 375/15 और इसे कटाएंगे तो 15 दूनी 30 और बचेगा कितना 7 और ये हो जाएगा 75, 15 पंचे 75 अर्थात 25 kg। लेकिन हमें जानना है, ये तो 25 kg पेंट की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पास 25 kg जो पेंट का जो मूल्य होगा उसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, एक kg पेंट का जो मूल्य है यहाँ देख सकते हैं 36 रुपये है। तो हमें जानना है पूरे 25 kg पेंट की मूल्य जानना है। तो हम क्या कर देंगे 36 गुणा 25 करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। 25 छक्के 150 होता है, हासिल 15, 25 दिया 75 और 75 में हम 15 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 90 और यह जो है 900 रुपये जो है पूरे 25 kg जो पेंट होगी उसकी कीमत जो होगी 900 रुपये होगी। यहाँ पास देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। बहुत ही आसान है, चाल, समय एवं दूरी से यह प्रश्न है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया है उसे समझते हैं। दिया है रेलगाड़ी का चाल या स्पीड कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर या पर घंटा भी बोल सकते हैं। चूँकि यहाँ पास देख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया है और पुल की लंबाई भी मीटर में दिया है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है उसे चेंज कर देना मीटर पर सेकेंड में। तो इसे चेंज करने के लिए आप सभी जानते होंगे 72 में गुणा कर देंगे 5/18 का। जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 का गुणा करते हैं। और यदि उल्टा मीटर प्रति सेकंड से
किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो इसी को उलट देते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं 18 एकम 18, 18 चौक 72, यहाँ मिल जाएगा हमें 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया क्या, चाल। ये जो है मीटर प्रति सेकेंड में रेलगाड़ी की जो है चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब हम कुल दूरी की बात करेंगे। कुल दूरी की बात करेंगे तो कुल दूरी में जो है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जो है जुड़ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर और जो है लंबे पुल दिया है 132 मीटर। तो कुल दूरी में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 110 धन ये हो जाएगा 132 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 242 मीटर। ये हो गया दोनों मिलाकर कुल दूरी। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पूछा है पार करने में कितना समय लेते हैं, तो समय निकालना है। और समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये देख सकते हैं दूरी जो दिया है कुल उसे लिखेंगे 242 और चाल कितना दिया है, चाल दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसे हम कटाएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आसान तरीके से कटा सकते हैं या 20 से सीधा भाग दे सकते हैं। 20 एकम 20 और 20 एकम 20 ये हो जाएगा, 4 बचेगा तो 42, 20 दूनी 40, फिर 2 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो वो 20 हो जाएगा, 20 एकम 20। तो ये हमें मिलेगा 12.1 सेकेंड। ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। 12.1 सेकेंड में जो है वह रेलगाड़ी पुल को पार करेगी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, और ये 30वां प्रश्न भी है, अर्थात गणित पोर्शन का ये लास्ट प्रश्न है। दो अभाज्य संख्याओं x तथा y, जहां x ग्रेटर देन y अर्थात x की वैल्यू जो है y से बड़ा होना चाहिए, का लघुत्तम समापवर्ती 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। तो दो अभाज्य संख्याएं यहाँ दिया है x और y। तो x और y जहाँ x जो है y से बड़ा है। अब हम जानते हैं कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का हम यदि एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं, तो उसका गुणनफल ही निकाला जाता है। जैसे कि मान लो एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 5 और दूसरा अभाज्य संख्या 7, तो दोनों का यदि गुणनफल करेंगे वही उसका एलसीएम होगा, 5 7 35। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर 161, क्योंकि इसी का गुणनफल ही इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 161 है बोला जा रहा है, जिनका वह गुणनफल होगा। अब इसका गुणनफल को इसे भी 161 को बांट के लिख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करिएगा, 161 को इस प्रकार, इसमें 7 का पहले भाग जाएगा तो 7 दूनी 14 और यहाँ से बचेगा 2, तो 7 तिया 21 और दूसरे बार जो है 23 से भाग जाएगा, 23 एकम 23। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणा 7। 23 जो है x, इसलिए हम 23 को पहले लिखें क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पास जो है 23 रखना पड़ेगा और y की वैल्यू जो है 7 रखना पड़ेगा। क्यों सामने रखे हैं 23 को, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि x का मान जो है y से ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात x की वैल्यू को बड़ा बताना है। अब यहाँ पर जब x और y का मान मिल जाता है तो हम आसानी से 3y माइनस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें मान रखेंगे तो y की वैल्यू है यहाँ 7, तो यहाँ y के जगह में जो है 7 रख देंगे, 3 गुणा 7 और वही x की वैल्यू जो हो जाएगा 23। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 23। हम जानते हैं कि हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद 2 तो ले आएंगे, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का देना पड़ता है जो कि -2। अब ये यहाँ देख सकते हैं -2 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। ये रही आपका 2023 के जो सहायक शिक्षक का गणित का जो पूरे 30 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। निश्चित रूप से आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथियों।